अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ना कि जो लोग खुद गलतियां करते हैं वो सबसे पहले और सबसे जोर शोर से दूसरों पर उन्हीं गलतियों का इल्जाम लगाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आज के स्रोत सामग्री के इस विश्लेषण में हम इसी मनोवैज्ञानिक खेल की गहराई में उतरेंगे जिसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण में गहराई से गोता लगाते हैं और इसके हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो आइए आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे प्रोजेक्शन की परिभाषा से, फिर देखेंगे सामान्य बनाम डार्क व्यवहार, कुछ असल जिंदगी के उदाहरण, कंट्रोल करने का जाल, दर्शकों की उम्मीदें और आखिर में सबसे जरूरी लॉजिक से जवाब देना। इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बल्कि इस बर्ताव को पूरी तरह से बेअसर करने की पक्की रणनीतियां भी डिस्कस करेंगे। नंबर 1, प्रोजेक्शन की परिभाषा। देखिए, किसी भी मैनिपुलेशन या चालाकी को हराने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो चीज़ असल में है क्या। ये परिभाषा इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। होता क्या है कि इंसान अपनी खुद की नकारात्मक भावनाओं या गलतियों की जिम्मेदारी लेने से बचना चाहता है। जब अपनी ही कमियों का बोझ नहीं उठाया जाता तो वो सारा का सारा बोझ अनजाने में या जानबूझकर सामने वाले पर डाल दिया जाता है। मतलब गलती अपनी है लेकिन कटघरे में खड़ा कर दिया किसी और को। बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, सामान्य बनाम डार्क। अब यहाँ एक चीज क्लियर करनी होगी कि हर तरह का प्रोजेक्शन एक जैसा नहीं होता। ये एक स्पेक्ट्रम पर काम करता है। यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है वो सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, कभी कभार दूसरों पर थोड़ा बहुत दोष मढ़ना एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। इंसान होने के नाते खुद को हर बात पर कोसना इंसान को आत्मघृणा की तरफ ले जा सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत बचाव चलता है। लेकिन जब डार्क पर्सनैलिटी वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये एक खतरनाक हथियार बन जाता है। वे अपनी एक छोटी सी भी गलती मानने को तैयार नहीं होते और अपनी हर कमी का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ देते हैं। तो चलिए नंबर 3 पर आते हैं, असल जिंदगी के उदाहरण। स्रोत सामग्री के आधार पर कुछ रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिससे ये डार्क मैनिपुलेशन एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि पावरफुल पोजीशन पर बैठे मैनिपुलेटर्स अपनी खुद की बड़ी बड़ी कमियों को छिपाने के लिए ये तरकीब अपनाते हैं। सोचिए, एक बॉस जो खुद रोज लेट आता है, वो किसी कर्मचारी के एक दिन बस मामूली सा लेट होने पर सबसे ज्यादा हंगामा करेगा। क्यों? ताकि उसकी अपनी आदत पर किसी का ध्यान ही न जाए। ये परिदृश्य इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक चालाक इंसान अपने अंदर की गहरी और टॉक्सिक आदतों से खुद का पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। एक चोरी करने की आदत वाला इंसान दूसरों पर चोरी का शक करता है, या फिर एक आदतन झूठा इंसान बड़ी बड़ी बातें करेगा कि उसे झूठ से कितनी नफरत है। वो अपनी बुराइयों को इतने आत्मविश्वास के साथ किसी निर्दोष पर थोप देते हैं कि लोग बस हैरान रह जाते हैं। इस वाले केस पर जरा गौर करने की जरूरत है। ये एक तरह का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, यानी पहले ही हमला कर देना। धोखा देने की मानसिकता वाले लोग अपना खुद का अपराध बोध छुपाने के लिए सामने वाले पर पहले ही इल्जाम दाग देते हैं, भले ही उस निर्दोष पार्टनर का बर्ताव एकदम नॉर्मल हो। ये बिल्कुल क्लासिक प्रोजेक्शन है। अब आते हैं नंबर 4 पर, कंट्रोल करने का जाल। हमने अभी जो भी उदाहरण देखे वो कोई अचानक आए गुस्से के झटके नहीं है। ये एक बहुत ही शातिर और सोचे समझे सिस्टम का हिस्सा है। आइए इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहले एक बेबुनियाद और झूठा इल्जाम फेंका जाता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, सामने वाले को डिफेंसिव मोड यानी बचाव की मुद्रा में धकेलना। और जैसे ही कोई खुद को सही साबित करने के लिए सफाई देना शुरू करता है, समझ लीजिए खेल वहीं खत्म। पूरा का पूरा कंट्रोल उस मैनिपुलेटर के हाथ में चला जाता है। यहाँ का सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, और ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक झूठे इल्जाम के खिलाफ सफाई देना असल में अपनी ही ताकत गंवाना है। जो इंसान सफाई दे रहा है वो एक जूनियर कर्मचारी की तरह बन जाता है, और जो इल्जाम लगा रहा है, भले ही वो 100% गलत हो, वो एकदम बॉस वाली पोजीशन में आके बैठ जाता है। और इसका एक बहुत ही उलझा हुआ साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट भी है। कई बार तो ऐसा होता है कि जिस पर इल्जाम लगता है वो बेचारा माहौल को शांत करने के लिए अपने ही हमलावर को सांत्वना देने लगता है, बिना किसी गलती के भी माफी मांग लेता है। ये वो पॉइंट है जहां मैनिपुलेटर पूरी तरह से हावी हो जाता है। चलिए अब रुक करते हैं नंबर 5 का, दर्शकों की उम्मीदें।
ये मैनिपुलेशन तब और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है जब ये किसी पब्लिक प्लेस में या कई लोगों के सामने हो रहा हो। जब सबके सामने कोई एकदम बेतुका और झूठा इल्जाम लगता है तो अक्सर लॉजिक यही कहता है कि चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि समझदार लोगों को ये मालूम होता है कि जो बात पूरी तरह से हवा हवाई है, उस झूठ पर सफाई देकर उससे कोई अहमियत क्यों दी जाए। लेकिन यहीं पर आसपास खड़े लोग पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। जो लोग खुद को बहुत समझदार मानते हैं, वो बिना पूरी बात जाने ही उम्मीद करने लगते हैं कि सामने वाले को अपनी सफाई देनी चाहिए। वो जोर डालते हैं कि भाई चुप क्यों हो, अपना पक्ष रखो। अब अनजाने में ही सही, लेकिन ये दर्शक उस मैनिपुलेटर की ही मदद कर रहे होते हैं और शिकार को उसी डिफेंसिव ट्रैप में फंसने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो अब एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल उठता है, इन सब के बीच कोई इस तरह की चालाकी को कैसे नाकाम कर सकता है? इस बचाव के जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? चलिए अब प्रॉब्लम से निकलकर सीधे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6, लॉजिक यानी तर्क से जवाब देना। ये इस एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा है और असल में अपना कंट्रोल वापस लेने का एक अचूक ब्लूप्रिंट है। एक मैनिपुलेटर के इमोशनल ड्रामे का जवाब इमोशन से देना बिल्कुल एक हारने वाला खेल है। सबसे पहला और ज़रूरी कदम है अपनी सारी भावनाओं को पूरी तरह से साइड में रख देना। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ प्योर लॉजिक और मेंटल डिसिप्लिन से दिया जाना चाहिए। किसी भी हाल में फालतू की सफाई या स्पष्टीकरण देने से साफ इनकार कर दें। जब सामने वाला इंसान चालाकी से दिमागी खेल खेल रहा हो तो शांत रहकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ा हथियार है। और इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये सबसे गहरा विचार है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। किसी मैनिपुलेटर पर सच्ची जीत उसे गलत साबित करने में नहीं है, बल्कि उसके बिछाए गए इमोशनल जाल से पूरी तरह बाहर निकल जाने में है। इमोशनल डिटैचमेंट यानी भावनात्मक अलगाव में गजब की ताकत होती है। इस जानकारी पर जरूर विचार करें और मनोविज्ञान के ऐसे और भी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में सीखते रहें, क्योंकि जागरूकता ही हमेशा हमारा सबसे बेहतरीन बचाव होती है।